लास्ट बताते हैं, लास्ट बात करते हैं आयोनिक रेडियाई के बारे में, है ना। लास्ट टाइप है आपकी आयोनिक रेडियाई, उसको देख लो जल्दी जल्दी, फिर चीज़ें खत्म करते हैं। 2-3 छोटी बातें और भी करनी है उसके बाद चीज़ों को खत्म कर देंगे, उसके बाद चीज़ों को खत्म कर देंगे। अच्छा, आगे है आपका आयोनिक रेडियाई, है ना, आयोनिक रेडियाई। तो देखो यार, आपको पता है कि आयंस जो होते हैं, आपको पता है कि आयंस 2 होते हैं, एक होता है कटायन, एक होता है अनायन, ये आपको पता है, ठीक बात है। तो कटायन के लिए जो एटॉमिक रेडियाई होता है उसको हम बोलते हैं कटायनिक रेडियस या कटायनिक रेडियाई, है ना, कटायनिक रेडियस। और एनायन के लिए जो आपका एनायन का जो आपका रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं एनायनिक रेडियस, ठीक है। आयंस आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, कटायन और एनायन, 6th क्लास की बातें हैं, ठीक है। कटायन आपका क्या, कटायन का जो रेडियस होता है आपका उसको बोलते हैं कटायनिक रेडियस, और एनायन का जो रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं एनायनिक रेडियस। बात क्लियर है? अच्छा, तो पहले बात कर लेते हैं कटायनिक रेडियस के बारे में, है ना, कटायनिक रेडियस के बारे में। ये चीज़ें आपको मैं वैसे बता भी चुका हूँ, ये चीज़ मैं आपको जेड इफेक्टिव में ही बता चुका हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम ए है और एक A+ है, तो किसका साइज ज़्यादा होगा? बोलो यार, आपको क्लियरली पता है कि इसका साइज ज़्यादा होगा, राइट। क्योंकि कटायन, जब एक कटायन बनता है तो उसका क्या होता है, कटायन बनने से आप इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इससे समझ रहे हो। हमने निकाला था सोडियम और सोडियम पॉजिटिव में निकाला था हमने, सोडियम का शायद 2.2 आ रहा था, इसका 6+ आ रहा था, कुछ आ रहा था जेड इफेक्टिव की वैल्यू, तो इसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा हो गई थी। और हमने इसीलिए कंक्लूजन लिखा था, कंक्लूजन नंबर 3 लिखा था कि साइज ऑफ कटायन इज मच लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज ड्रास्टिकली, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज ड्रास्टिकली, ठीक बात है। इसलिए आपका ये होता है, ठीक है। और आगे फिर ऐसे भी आप कर सकते हो कि अगर और इलेक्ट्रॉन एक निकाल के चार्ज बढ़ाते, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, है ना। तो ऐसे ही इसका ए होगा, इसका कोवलेंट रेडियस का ऑर्डर, कि इसका कोवलेंट रेडियस सबसे, मतलब कोवलेंट रेडियस, सॉरी कटायनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, कोवलेंट रेडियस नहीं, कटायनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रल एटम का, उसके बाद इसका, फिर ऐसे ऐसे घटता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, कटायनिक रेडियस कम होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आपका कटायनिक रेडियस कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो इस तरफ जाते जाते आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है ना। कटायन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होना मतलब साइज का डिक्रीज होना, अट्रैक्ट कर लेना, है ना, सब पता है अब आपको, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होना तो साइज का कम हो जाना, ठीक है। तो कटायनिक रेडियस में ये चीज होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम, है ना, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, और सोडियम 2 पॉजिटिव, तो आपको क्लियरली पता है कि सोडियम का साइज वैसे मच लार्जर होता है और ये ऐसे होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, सोडियम का साइज और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसमें ठीक ठाक होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसकी 1s2 2s2 2p6, और इस केस में 1s2 2s2 2p5, है ना। इस केस में इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप इसमें देख रहे हो कि आपको पहली बात तो ये पता है कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका जेड इफेक्टिव सबसे कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस केस में देखो, जब आप सोडियम से सोडियम प्लस में गए, जब आप सोडियम से सोडियम प्लस में गए तो पहले सोडियम में तो 3 शेल थे, तो सोडियम से जब आप सोडियम प्लस में गए तो आपके शेल कितने रह गए, 2 ही शेल रह गए। तो इस केस में अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो आपका जेड इफेक्ट, सोडियम पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है सोडियम से, और एट द सेम टाइम शेल भी आपका एक कम हो गया, एक आपका शेल भी कम हो गया, इसलिए इसका सोडियम का साइज बहुत ज्यादा होता है सोडियम पॉजिटिव से। लेकिन इन दोनों में देखें तो इन दोनों में आपके शेल तो 2 ही 2 हैं, तो शेल आपका चेंज नहीं हुआ, बस इसमें इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इसका साइज
इसका साइज कम है इससे ड्यू टू जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से, है ना, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो इनमें जो साइज का डिफरेंस है वो रिलेटिवली अगर इन दोनों के कंपैरेटिवली देखें तो कम है ना, क्योंकि इसमें आपका एक तो जेड इफेक्टिव भी रोल प्ले कर रहा है, एट द सेम टाइम शेल नंबर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। तो सोडियम का साइज मच लार्जर रहना है सोडियम पॉजिटिव के और ग्रेटर रहना है सोडियम 2 पॉजिटिव से। बात क्लियर है। इसी तरह आप चाहो तो इसमें देख सकते हो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। इसमें मच लार्जर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2। इसकी फिर क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। इसकी लास्ट 1s2 2s2 2p6। तो आपको क्लियरली पता है पहली बात तो कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा, है ना, इसका जेड इफेक्टिव सबसे कम, तो इसलिए इसका एटॉमिक साइज कम होगा, इसका एटॉमिक साइज कम होगा और इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, इनका एटॉमिक साइज कम होगा। और एट द सेम टाइम इसमें मैंने मच लार्जर क्यों लिखा? क्योंकि इधर आप थर्ड शेल से सेकंड शेल में आ जा रहे हो, एक शेल नंबर भी आपका कम हो जा रहा है, इसलिए मच लार्जर। मैग्नीशियम पॉजिटिव से बहुत छोटा साइज होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का, क्योंकि इधर आपका जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम शेल नंबर भी आपका कम हो रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ प्ले कर रही है, इसलिए इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू Mg2 पॉजिटिव, और इसी तरह इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है इसके कंपैरेटिवली। ठीक बात है। तो ये बात हो गई यार कैटायनिक रेडियस के, है ना, एक कैटायनिक रेडियस के बारे में बात हो गई कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाता है। आगे बात करूं एनायनिक रेडियस की। एनायनिक रेडियस की बात करूं तो आपको पता है कि एनायन का साइज जो होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल एटम। क्यों लार्जर होता है? क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। हम देख चुके हैं जेड इफेक्टिव के उस लेक्चर में ही, राइट। तो एनायनिक रेडियाई की बात करूं, अगर मैं एनायनिक रेडियाई की बात करूं तो सिंपल सी बात है, अगर ये आपका ए है, ठीक है, ए आपका ए नेगेटिव है और ये आपका A2 नेगेटिव है, ठीक है, आगे बोलूं तो A3 नेगेटिव है। तो आपको जैसे जैसे आपका नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका साइज बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव साइन की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे एनायन, इन दोनों में तो आपको पता ही होना चाहिए ना, कि आपको पता है कि न्यूट्रल एटम है, इसका एनायन बना दिया। तो जब आपने एनायन बनाया तो आपका जेड इफेक्टिव क्या हुआ? कम हुआ। तो आपका जैसे जैसे आप नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपका जेड इफेक्टिव कम होता है। ये हम चीजें देख चुके हैं, कंक्लूजन नंबर 4 हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका एनायनिक रेडियाई कुछ ऐसा होता है ना, एनायनिक रेडियाई आपका ऐसा होता है कि जैसे जैसे जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा उतना साइज ज्यादा, जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा उतना साइज ज्यादा, ठीक है। तो एनायनिक रेडियाई आपका ये होता है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर लिखना चाहो तो ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, है ना, इसका साइज सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका सबसे कम। इसी तरह आप नाइट्रोजन N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, इसका साइज सबसे ज्यादा। जैसे जितना नेगेटिव साइन की वैल्यू ज्यादा उतना साइज ज्यादा, और जितना पॉजिटिव साइन की वैल्यू ज्यादा उतना साइज कम, है ना। कैटायन के केस में हमने देखा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा, और एनायन के केस में जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमें पता भी है क्योंकि जेड इफेक्टिव जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए आपका साइज छोटा होता है, और जैसे जैसे नेगेटिव साइन बढ़ता है तो आपका जेड इफेक्टिव कम होता है। तो जेड इफेक्टिव कम होता है तो साइज ज्यादा होता है, इसलिए इसका साइज ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, ठीक है। क्लियर है। तो ये होता है आपका कैटायनिक रेडियाई और एनायनिक रेडियाई, ठीक है, कैटायनिक रेडियाई और एनायनिक रेडियाई। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आपको बताना है कि साइज क्या होता है, किसके लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। और ये आपका जेईई और नीट में आता ही रहता है, ठीक है, जेईई और नीट में आता ही रहता है। देखते हैं, लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। सबसे पहली बात, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको अगर कुछ ऐसे दे दूं, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव,
एंड सोडियम Al3Mg2 पॉजिटिव। मान लो मैंने आपको दिया, ठीक है, ये मैंने आपको दिया, आपको मुझे बताना है, आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा एटॉमिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा एटॉमिक रेडियस, या आप इसके रेडियस एनायनिक रेडियस या कैटायनिक रेडियस की बात करें, ठीक है, तो आपको बताना है कि आयोनिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ध्यान से लिख लेना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो आपका होता है साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा, जितना नेगेटिव साइन ज्यादा होगा उतना साइज ज्यादा होगा। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेई और नीट में आती रहती है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज का ऑर्डर बताना है, तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। ये आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इन सब में आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, सिंपल देखो, इसका ऑर्डर यही आएगा N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, और लास्ट में आपका Al3 पॉजिटिव, यही आएगा, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे छोटा, जिसमें नेगेटिव साइन की वैल्यू, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे बड़ा, और उस अकॉर्डिंग ये आपका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर होगा आयोनिक रेडियाई का इन केस ऑफ ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए साइज जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ऐसे एटॉमिक रेडियाई हम कंपेयर करते हैं, ठीक बात है, क्लियर है, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे हम एटॉमिक रेडियाई निकालते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। इन सबका आपका, इन सब में आपके 10-10 इलेक्ट्रॉन ही थे, है ना, इन सब में आपके 10-10 इलेक्ट्रॉन ही थे, जितने भी अभी हमने एग्जांपल देखी ना इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो इन सब में आपके 10-10 इलेक्ट्रॉन ही थे। अच्छा अच्छा, आपका अगर डिफरेंट चार्ज स्पीसीज दी जाए, मतलब जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, तो उसके लिए भी आप चाहो तो लिख सकते हो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो अगर, जैसे पहले तो ये ऑर्डर याद रख लेना, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन एंड 54 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आप ऑर्डर याद रख लेना, है ना, कि ऐसे सिस्टम हो अगर, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं N3 नेगेटिव, है ना, N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव और सीजियम पे प्लस, सीजियम पॉजिटिव, इन दोनों में से अगर आपको बताना कि किसका साइज ज्यादा होगा, इन दोनों में से अगर आपको बताना है कि किसका साइज ज्यादा होगा। अब इसमें क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो नहीं है, तो इसमें कैसे बताएंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज ज्यादा होगा, क्योंकि तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको पता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपके 54 इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात है। तो ए फॉलो करना है आपके, जिसमें अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ऐसे होगा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है उसका साइज कम होगा एज कंपेयर टू 18 इलेक्ट्रॉन जिसमें, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका शेल नंबर इंक्रीज होगा, और शेल नंबर इंक्रीज होगा तो आपका साइज इंक्रीज होगा, तो आपका साइज इंक्रीज होगा, तो इसलिए आपका सीजियम का साइज ज्यादा होता है N3 नेगेटिव से, ठीक बात है, सीजियम का साइज ज्यादा होता है N3 नेगेटिव से। वैसे तो आप बता भी सकते थे ना अगर मैं ना बताता तब भी, ठीक है, क्योंकि वो तो चीज हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए किया है, ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव चार्ज 3 है इसका +1 है तो इसका साइज ज्यादा होगा। अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वो चीज है, ठीक है, इसके इन दोनों के लिए नहीं है। इन दोनों में तो सीजियम का साइज बड़ा ही होगा ना, या इसमें साइज पॉजिटिव ही हो, क्योंकि सीजियम में 5 शेल आते हैं, इसमें तो एक ही 2 ही शेल हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो। एक दो छोटी सी मैं आपको चीजें याद रखने को भी बता देता हूं, वैसे तो एक्सेप्शन नहीं बोल सकते उन्हें क्योंकि उनके पीछे लॉजिक है, लेकिन आपके लेवल पे उसको एक्सेप्शन ही बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूंगा, आप सोचना अगर आपको समझ आ रहा हो तो, लिथियम पॉजिटिव का साइज जो है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। पहली चीज़ आपको याद रखना है
है ना, कि लिथियम पॉजिटिव का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से। दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि बेरिलियम 2 पॉजिटिव का जो साइज होता है वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज जो है बेरिलियम 2 पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। तीसरा है कि हाइड्रोजन H नेगेटिव जो होता है, H नेगेटिव का जो रेडियस होता है वो Br के रेडियस से बराबर होता है। ये 3 चीज़ें हैं, आपको ये 3 चीज़ें याद रखना। वैसे तो आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, मैं छोटा सा एक आपको हिंट देता हूँ, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा तो मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा इतना इसमें, क्योंकि 3-4 कंसेप्ट मिक्स करके लगेंगे। लेकिन आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि आपको पता है कि लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, जिसके कारण इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसके कारण इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है लिथियम और मैग्नीशियम का ना, लिथियम और मैग्नीशियम का। ठीक है, इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप था, इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप था ऐसे ही, जिसके कारण इनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। फिर जब अगर लिथियम पॉजिटिव ले लूं और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ले लूं तो इसमें 2 ही शेल हैं, इसमें एक ही शेल है और इसमें आपके 2 शेल हैं, इसमें आपका एक ही शेल है, इसमें 2 शेल हैं आपके। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना, वैसे ही समझना चाहो तो समझ सकते हो। इसमें एक्चुअल में ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में एक्चुअल में 3 कंसेप्ट एक साथ लग रहे होते हैं। पहला है डायगोनल रिलेशनशिप वाला, है ना, डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरा जेड इफेक्टिव, है ना। तीसरा शेल नंबर, नंबर ऑफ शेल या शेल नंबर जो भी बोल दो। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट एक साथ लग रहे होते हैं और इन तीनों कंसेप्ट के एक साथ कंक्लूजन से आपके रिजल्ट आए हैं कि लिथियम पॉजिटिव का साइन, लिथियम पॉजिटिव का जो चार्ज साइज होता है वो ज्यादा होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से, और बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइज जो होता है कम होता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से। इन तीनों कंसेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं इन दोनों एग्जाम्पल में, और इन तीनों कंसेप्ट के कंक्लूजन से आपके ट्रेंड आए हैं। ठीक है, अब चाहो मैंने आपको बता दिया इनका कंक्लूजन, इससे सोच सकते हो अगर आप सोचना चाहो उस लेवल पे, जरूरत नहीं है सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि इन तीनों कंसेप्ट का यूज करके चीज कैसे आ रही है। ठीक बात है। अच्छा, और H नेगेटिव का साइज जो होता है ऑलमोस्ट ब्रोमीन के बराबर होता है ना। क्यों ये क्यों होता है? क्योंकि H नेगेटिव का जेड इफेक्टिव बहुत कम होता है, H नेगेटिव का जेड इफेक्टिव बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि पहली बात तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरी बात आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, तो इतना उसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, तो इसके कारण जेड इफेक्टिव और बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसके कारण जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन नेगेटिव का साइज जो है वो लगभग ब्रोमीन के साइज के बराबर आ जाता है, वो लगभग ब्रोमीन के साइज के बराबर आ जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहो तो बोल सकते हो, जैसे आपको पता है फ्लोरीन एज ए हैलोजन फैमिली है, तो आपको पता है नीचे आते आते साइज इंक्रीज होता है, मतलब ब्रोमीन का साइज ज्यादा, क्लोरीन का फिर इससे। अब अगर मैं हाइड्रोजन भी इसमें जोड़ दूं तो आपका ऐसे आप लिखोगे ना कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन का H नेगेटिव और ब्रोमीन का साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन का, और फिर लास्ट में फ्लोरीन का। मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन से ज्यादा साइज होता है H नेगेटिव का। ठीक बात है, इसका कहने का मतलब यही था, है ना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसे ही आ सकता है। ठीक है, तो H नेगेटिव का साइन ब्रोमीन के लगभग बराबर होता है, तो मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन से बड़ा होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन से साइज बड़ा होता है H नेगेटिव का। बात क्लियर है? ठीक है, तो 3 आपकी एक्सेप्शन बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि जिसमें 3-4 कंसेप्ट एक साथ लग रहे होते हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। हालांकि ये तीनों कंसेप्ट मैंने आपको कराए हैं, लेकिन तीनों को एक साथ लगाना आपके सिलेबस के बाहर हो जाता है, इसलिए इसको हम एक्सेप्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो 3 आप अपने माइंड में रख सकते हो। क्लियर है बात? अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं कुछ ये आपके पास, पहली बात तो चारों हमने टाइप देख लिए किसकी, एटॉमिक रेडियाई के। हमने कोवलेंट रेडियाई देख लिया, मेटालिक रेडियाई देख लिया, वंडरवॉल रेडियाई देख लिया और आयनिक रेडियाई देख लिया। उसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी हमने बात कर ली। अब लास्ट में मैं कुछ 2-3 आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड बता रहा हूं जो कि यूज होते रहते हैं। पहला है आपकी 3D सीरीज, है ना। पहला आपका ट्रेंड है 3D सीरीज में। 3D सीरीज कौन सी थी? वही सचिन तेंदुलकर वाली, बोलो यार। सचिन कैसे थी वो? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, राइट। फिर क्यों नी कप जीतया, ऐसी था। ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज थी ना, स्कैंडियम से शुरू होती थी, आपकी जिंक पे खत्म होती थी। तो इसमें साइज के ऑर्डर का ट्रेंड बहुत फेमस है और आपके सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है
पहले इधर से इधर, इधर से इधर आपका साइज इंक्रीज होता है, क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है ना, साइज डिक्रीज होता है, ठीक बात है। वैसे आपको पता है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं आपका साइज कम होना चाहिए। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपका साइज कम होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, इसके कारण आपका साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। ये सारी बातें हमने जेड इफेक्टिव वाले चैप्टर में जेड इफेक्टिव वाले लेक्चर में कर चुके हैं, जो इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर ही था, राइट, ठीक है। तो पहली बात तो साइज आपका कम हो जाता है जैसे जैसे हम इधर जाते हैं। क्यों कम होता है, क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है सिग्मा से, है ना, सिग्मा से ज्यादा होता है, स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू से ज्यादा होता है। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, तो साइज आपका कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है इधर तक तो फॉलो होती है, ये जो चीज है आपकी इधर तक तो फॉलो होती है, लेकिन इधर ना इन तीनों के केस में, इन तीनों के केस में आपका साइज कांस्टेंट हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इन तीनों के केस में ना जेड इफेक्टिव लगभग सिग्मा के बराबर हो जाता है। मतलब जो सिग्मा है, जो सिग्मा, अब सिग्मा के कारण क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव के कारण साइज डिक्रीज होता है ना। जेड इफेक्टिव ज्यादा, साइज कम, सिग्मा ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, तो साइज ज्यादा। अब इन केस में क्या होता है कि सिग्मा और जेड इफेक्टिव लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। अरे यार, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन, है ना, आर्गन 3d1 4s2, है ना, ऐसी है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी क्या है, आर्गन 3d2 4s2, है ना। तो अब आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो इसकी आर्गन, है ना, इसकी बात करूं तो आर्गन 3d2 3d3 4s2। तो आप देख लो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इधर एक इलेक्ट्रॉन था, इधर 2 हो गए, डी सबशेल में इसमें 3 हो गए, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो आपकी सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो लेकिन एट द सेम टाइम आपका एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो मतलब जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। तो इधर से लेके स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक तो क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव आपका ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू सिग्मा। इसके कारण आपका साइज कम हो रहा है इधर से लेके इधर तक। लेकिन जब हम इधर आए, इस केस में आपका जेड इफेक्टिव जितना बढ़ रहा है उतना ही सिग्मा बढ़ रहा है। तो मतलब जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे को नलिफाई कर दे रहे हैं। जेड इफेक्टिव के बढ़ने से क्या होता, साइज कम होता, सिग्मा के बढ़ने से साइज ज्यादा होता। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर ही आ रहे हैं, तो मतलब एक जेड इफेक्टिव साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, जेड इफेक्टिव साइज आपका घटाने की कोशिश कर रहा है, और सिग्मा आपका साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक घटाने की कोशिश कर रहा है, एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। इसलिए आपका साइज कांस्टेंट रहता है आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में। मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। आगे जाके साइज आपका इंक्रीज हो जाता है, साइज आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि और आगे जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ रहे हैं। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपका जो सिग्मा की वैल्यू है वो ज्यादा हो गई जेड इफेक्टिव से। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। इधर इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा बढ़ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिपल्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने जेड इफेक्टिव को प्रीडोमिनेंट कर दिया, उस पर प्रभाव डाल दिया। मतलब इससे ज्यादा असरदार सिग्मा है, जेड इफेक्टिव से ज्यादा असरदार इस केस में सिग्मा था, क्योंकि सिग्मा ज्यादा आ रहा था एज कम्पेयर टू जेड इफेक्टिव, इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा थी, इस करके आपका साइज इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपका जिंक का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर, है ना। और इधर बोले तो स्कैंडियम, इधर हम बोले तो स्कैंडियम का साइज ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद इधर कांस्टेंट हो जाता है, फिर आगे जाके जिंक का साइज छोटा, जिंक का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो 3D सीरीज में याद रखना क्या होता है, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक आपका साइज क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। तो इसलिए आपका स्कैंडियम से जब आप मैंगनीज तक जाते हो तो आपका साइज कम होता है, ठीक है, कि स्कैंडियम का साइज ज्यादा, फिर ऐसे ऐसे कम होता जाता है मैंगनीज तक, मैंगनीज का साइज सबसे कम। आगे आयरन से लेकर निकल तक आपका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, मतलब आयरन का साइज, कोबाल्ट का साइज और निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि इन तीनों के केस में जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। और आगे आपका सिग्मा ज्यादा हो जाता है जेड इफेक्टिव से, तो साइज आपका इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आपका जिंक का साइज ज्यादा होता है कॉपर से, जिंक का साइज ज्यादा होता है कॉपर से। तो 3D सीरीज का आपका एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है, इसको आप माइंड में रखना कि इधर से इधर साइज डिक्रीज, इधर कॉन्स्टेंट, आगे जाके इंक्रीज, ठीक है। इधर
इधर से इधर डिक्रीज, इधर कांस्टेंट, आगे जाके इंक्रीज। ठीक बात है। अच्छा, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, नीचे 3 रीजन लिख दिए हैं। ठीक है, आगे बात करूं, नेक्स्ट बात करूं इनमें, आपको वैसे पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, है ना, डाउन द जब ग्रुप आते हैं, हमारे आपका 13th ग्रुप है, ठीक है, बैंगन आलू गाजरीन थाली, तो आपको पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज आपका इंक्रीज होता है, साइज आपका इंक्रीज होता है, आपको पता है, राइट, साइज आपका इंक्रीज होता है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, ए ऑर्डर ऐसे फॉलो होना चाहिए कि इसका साइज सबसे ज्यादा, ठीक है, और इनका मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे साइज आपका बढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है, ए होता है कि इधर एक छोटा सा चेंज आता है कि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा होता है। लिख लो, साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन साइज ऑफ गैलियम। इंपॉर्टेंट है भाई, साइज ऑफ एल्यूमिनियम साइज ऑफ गैलियम से ज्यादा होता है। पहली बात तो ये लिख लो, क्यों ज्यादा होता है बात करते हैं। क्यों ज्यादा होता है, इसका रीजन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, समझते हैं। देखो, आपको पता है बोरोन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, बोरोन की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हीलियम, है ना, हीलियम आपका 4s2 3p, सॉरी ओके 4s पे कहाँ पहुँच गए, हीलियम, है ना, हीलियम 2s2 2p1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना नोबल गैस का यूज़ करते हुए, तो नियोन 3s2 3p1, ठीक है। गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मेन समझना इसी का है, आर्गन 3d10 3s2 3p1। क्या समझ आ रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है। जब हम पहले बोरोन से हम एल्यूमिनियम पे आए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में बस शेल नंबर चेंज हुआ ना, कि पहले 2s2 2p1 था, इधर 3s2 3p1 हो गया। लेकिन जब एल्यूमिनियम से हम कहाँ आए, गैलियम पे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके डी सबशेल भी आया। क्या आया, डी सबशेल आया, मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स आए, डी इलेक्ट्रॉन्स आए। बात क्लियर है। और आपको पता है कि डी सबशेल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, डी सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन में डी सबशेल भी पार्टिसिपेट करता है, मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो। और आपको यह पता है कि डी सबशेल का जो डी सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब डी सबशेल के कारण डी सबशेल की सिग्मा की वैल्यू कम होती है। यही होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब, क्या कि सिग्मा की वैल्यू कम। ठीक बात है। तो हुआ क्या, एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम पे आए तो आपके डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन में आए। जब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन में आए, और आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब सिग्मा की वैल्यू कम। सिग्मा की वैल्यू कम मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा। बोलो यार, सिग्मा कम होना तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। सिग्मा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन अगर कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस की उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी ना, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो डी इलेक्ट्रॉन्स के आने से कारण इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण सिग्मा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। सिग्मा डिक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। बात क्लियर है, बोलो भाई, बात क्लियर है। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया मतलब क्या, जेड इफेक्टिव ज्यादा होना मतलब साइज कम हो जाना, साइज का कम हो जाना। इसीलिए गैलियम का साइज कम होता है एल्यूमिनियम से। इसीलिए गैलियम का साइज कम होता है एल्यूमिनियम से। थोड़ा बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही कम होता है, लेकिन तब भी साइज ऑफ गैलियम कम होता है साइज ऑफ एल्यूमिनियम। होना एक्चुअल में चाहिए था कि गैलियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा हो जाता है गैलियम से, उसको बोलते हैं, इसका रीजन क्या है, पहली बार ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है,
क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाते हैं तो इसमें आपके डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं, डी सबशेल भी पार्टिसिपेट करता है। और आपको पता है कि डी सबशेल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, मतलब सिग्मा की वैल्यू कम हो जाती है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। तो गैलियम के केस में जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डी ऑर्बिटल, एंड सिग्मा कम होने के कारण आपका मतलब सिग्मा कम हो जाता है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है डी ऑर्बिटल के होने के कारण। और जेड इफेक्टिव का इंक्रीज होना मतलब साइज का कम हो जाना, इसीलिए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक बात है। तो याद रखना साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ गैलियम ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और इसको स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि आपका स्कैंडियम ग्रुप से शुरू होता है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपके बोरोन फैमिली है ये आती कहां से है, जैसे आपको अगर पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में हो तो आपको पता होगा कि ऐसे होता है कि इधर लिथियम है, इधर बोरोन है, उसके बाद इधर बेरिलियम आता है ना, इधर आपका बेरिलियम आता है ना, इधर आपका लिथियम है, इधर आपका बेरिलियम है, इधर आपका बोरोन है। ठीक है, ऐसे आगे जाता है। ठीक है, बोरोन कार्बन, उसके बाद है ना इधर सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, और इधर फिर बीच में आपके आते हैं स्कैंडियम वाली सीरीज, है ना, सचिन तेंदुलकर वाली सीरीज आती है ना, जिंक तक के चलती है। उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम, यही आता है। उल्टा थोड़ा वो लिख दिया ना, इधर नहीं है, इधर से शुरू नहीं होती है, इधर से शुरू होती है ना, इधर से होती है ना, कैल्शियम के बाद से, कैल्शियम के बाद इधर आपका स्कैंडियम आता है 2021, है ना। तो उसके बाद आपका ये आता है, फिर आपका इधर गैलियम आता है। बोलो बात ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले तो अब इधर से इधर जब आप जा रहे थे तो लिथियम बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरोन ही आया, है ना। इधर से आप जा रहे थे सोडियम मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम आ गया। लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम के बाद आपका सीधा गैलियम नहीं आया, बीच में आपकी 3D सीरीज आ गई थी ना। कैल्शियम के बाद आपके बीच में 3D सीरीज आ गई थी। इन दोनों के केस में तो क्या हुआ था, लिथियम बेरिलियम के बाद आपका बोरोन आ गया था, इस केस में आपका सोडियम मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आ गया था। लेकिन इधर आपका पोटेशियम और कैल्शियम के बाद गैलियम नहीं आया, बीच में 3D सीरीज आ गई थी। और ये 3D सीरीज शुरू कहां से हो रही है, स्कैंडियम से, है ना, स्कैंडियम से। और 3D सीरीज के आने से क्या हुआ कि डी सबशेल आपके प्ले में आए, डी सबशेल आपके रोल में आई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आए, डी ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेशन में आए, जिसके कारण आपका गैलियम का साइज क्या हो गया, कम हो गया एल्यूमिनियम से। इसीलिए स्कैंडियम से सीरीज आपकी शुरू होती थी, इसलिए इसको हम स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, इसलिए इसको स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं। और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं कि डी ब्लॉक के स्टार्ट होने से, इधर से आपका डी ब्लॉक शुरू होता है ना, इधर से आपका नीचे डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो डी ब्लॉक के शुरुआत होने, डी ब्लॉक के आ जाने से ही आपका गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, इसलिए इसको हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, इसको हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आप फाइनल बात बोलूं तो साइज ऑफ एल्यूमिनियम साइज ऑफ गैलियम से ज्यादा होता है, उसका रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। बस बात इतनी सी है, जितनी भी हमने कहानी करी, कॉम्प्लेक्स नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात यही है कि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा होता है। क्यों, उसका रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने का रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। डी सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण, डी सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होना ही उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। डी सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण ही आपका गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन या डी ब्लॉक एलिमेंट वाली कॉन्ट्रैक्शन। ठीक बात है। तो पहली चीज है कि एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा हो जाता है गैलियम के साइज से, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। लास्ट बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं जिसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी होगी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात कर लेते हैं, लास्ट एक चीज रहती है, लास्ट ही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वैसे तो डी ब्लॉक का पार्ट है, जब मैं आपको 12th में डी ब्लॉक कराऊंगा तो उधर कराऊंगा, लेकिन इधर भी कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट तो है, तो इधर तो कराना ही पड़ेगा। कुछ लोग नहीं भी कराते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो अगर कोई टॉपिक करा रहा हूं तो मैं पूरा ही उसको खत्म करूंगा कि आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। आगे देखते हैं। देखो, जैसे आपको पता है कि
3D सीरीज पहले शुरू होती थी, है ना, पहले आपके सबसे पहले 3D सीरीज शुरू होती थी। कैसे होती थी? स्कैंडियम से, है ना। सचिन तेंदुलकर ऐसे होता था, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ऐसे जाता था, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता था और जिंक तक जाता था। मैं सारी नहीं लिख रहा हूँ ना। इसी तरह आपका दूसरी शुरू होती थी यारी जरा निभा मौत तक, है ना, ऐसे ऐसे जाता था, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पर आएंगी कई, है ना, कैडमियम तक इधर जाता था। ठीक है, ऐसे ही होता था। ये सब आपको याद मैं करवा चुका हूँ, इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका लेंथनम शुरू होता था, ला हफ्ता, है ना, ला हफ्ता, वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी, है ना। तो ये आपका मरकरी पे आके खत्म हो जाता था। उसके बाद आपका लास्ट एक्टिनोइड से शुरू होता था, एशियंट आर डी शर्मा, एशियंट आर डी, ठीक है, एशियंट आर डी शर्मा बुक हैज, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट रीजनिंग क्वेश्चन, कोपरनिशियम पे खत्म होता था। ठीक है, ये चारों मैं आपको करा चुका हूँ, ये चारों डी ब्लॉक पूरा एलिमेंट मैं आपको याद करवा चुका हूँ। ठीक है, कोपरनिशियम पे खत्म हो जाता था। अच्छा, तो देखो होता क्या है, इसका आपको पता है एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 39 है, आप मैजिक नंबर से भी निकाल सकते हो चाहो तो। ठीक है, इसका 57 है और इसका आपका 90, कहाँ से शुरू होता था? 90 से आपका एक्टिनोइड से शुरू होती थी, तो इसका 89 है, इसका आपका 89 है। ठीक बात है। ठीक है, इसका 22 हो जाएगा, है ना, इसका आपका 40 हो जाएगा, इसका आपका 40 हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ये 57 इधर से होता था, 58 से 71 आपकी होती थी लेंथेनाइड सीरीज, तो इसका हो जाएगा 72, इसका हो जाएगा 72। ठीक बात है, इतनी ज़रूरत है, इतनी से समझ आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 22, इसका 39, इसका 40, 57, 89, 72, ऐसे आप निकाल सकते हो। आपको एटॉमिक नंबर याद करना मैंने सिखाया है, जैसे मैं भी निकालूँ वैसे आप भी निकाल सकते हो। अच्छा, तो पहली बात तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज आपका इंक्रीज होता है, तो होना ही चाहिए कि इसका साइज सबसे ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये चीज़ होती है, पहले ग्रुप में होती है, जो आपके पहला जो मतलब पहला ग्रुप इन सेंस बोलो 3D जो आपके डी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है उसकी बात करूँ तो इस वाले ग्रुप में आपकी ये चीज़ फॉलो होती है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, इसमें चलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब जैसे आप आगे जाते हो तो इधर इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जिरकोनियम और होफियम का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होफनियम और जिरकोनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों हो जाता है? इसका रीज़न है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीज़न है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। समझते हैं क्या होता है, जल्दी जल्दी 2 मिनट में समझ जाएंगे। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका रीज़न है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इस केस में तो देखो क्या हुआ, 21, 39, 57, 89 आ गया, है ना। लेकिन इधर सीधा 40 से 72 पे जंप किया, क्योंकि इधर क्या होता है, इधर क्या था, इधर आपका लेंथेनम था। लेंथेनम के बाद जो अगले 14 एलिमेंट हैं, मतलब जो 58 से लेके ना, सीरियम से लेके सीने पे नदियां प्रेम की समाई, है ना, और ये वाली लाइन, ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ऐसे ऐसे जाते जाता था ना, और ल्यूटेशियम पे खत्म होता था, ल्यूटेशियम पे खत्म होता था, है ना, ल्यूटेशियम पे खत्म होता था, ऐसे ही था। तो ये बीच में आपके इसको ही बोलते थे हम लैंथेनोइड सीरीज, इसको ही हम बोलते थे लैंथेनोइड सीरीज, जो कि 58 से शुरू होती थी और आपकी 71 पे खत्म होती थी, ये आपकी होती थी। अब देखो क्या हुआ, जब आप जिरकोनियम से होफियम पे आए, जिरकोनियम से आप होफियम पे आए, पहले लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन को समझ लो क्या होता है। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपके लैंथेनाइड सीरीज है, ये आपकी लैंथेनाइड सीरीज है, तो लैंथेनाइड सीरीज में क्या हो रहा है, जैसे जैसे, ध्यान से समझना, जैसे जैसे, पहली बात आपको पता है कि लैंथेनाइड सीरीज क्या है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट हैं। जो नीचे 2 सीरीज होती हैं, एक लैंथेनाइड सीरीज होती है, एक आपकी एक्टिनोइड सीरीज होती है। तो लैंथेनोइड सीरीज में आपके एफ सब शेल पार्टिसिपेट करते हैं। जब लैंथेनोइड सीरीज की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें आपके 4f ऑर्बिटल्स आएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना चाहिए, तो इसमें आप देखोगे 4f ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ ऑर्बिटल में ही आएगा, है ना, इसलिए तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो 4f ऑर्बिटल है, ठीक है, 4f ऑर्बिटल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है। और आपको पता है कि एफ इलेक्ट्रॉन्स जो एफ सबशेल है उसका शील्डिंग इफेक्ट तो और ज्यादा पुअर होता है। बोलो यार, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स या एफ सबशेल इज वेरी वेरी पुअर। बात क्लियर है?
ठीक है। अच्छा, तो शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो अब देखो होता क्या है, जब हम सीरियम से, ध्यान से समझ लेना, एक मिनट ध्यान से फोकस रखना, बस ध्यान से समझ लेना, तो समझ नहीं आएगा। सीरियम से जब हम आगे गए, सीरियम से आगे गए, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, 58 से 59 पे गए, फिर 60 पे गए, ऐसे हम जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है ना, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम इधर से इधर आ रहे हैं, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर के बढ़ने से आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच सकता है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा अपने तरफ। बात ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। आपको ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे हम इधर से इधर लेंथेनॉइड सीरीज में जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4f ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब अगर 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं, अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 4f ऑर्बिटल 4f सबशेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो वैसे वैसे प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। बोलो बात ठीक है, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम सिग्मा भी किसी हद तक बढ़ रहा है, सिग्मा भी किसी हद तक बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, आप ऐसे जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होंगे ना, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन को ही बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो मतलब आपका सिग्मा भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी आपका बढ़ रहा है। लेकिन जो जेड इफेक्टिव है वो ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू सिग्मा। तो कुछ पार्ट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल जेड इफेक्टिव प्रीडोमिनेंट कर जाता है। समझ रहे हो, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू सिग्मा। तो कुछ पार्ट तो कैंसिलेट कर देते हैं, जेड इफेक्टिव का कुछ पार्ट तो सिग्मा कैंसिलेट कर देता है, लेकिन ओवरऑल जेड इफेक्टिव प्रीडोमिनेंट कर जाता है, जिसके कारण आपका साइज जो है वो क्या होता है, स्टेडीली डिक्रीज होता है, स्टेडीली डिक्रीज, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि इसका साइज बहुत बड़ा है और इसका साइज बहुत छोटा है, ऐसा नहीं होता है ना, कि इसका साइज और इसके साइज में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, स्टेडीली डिक्रीज होता है। स्टेडीली डिक्रीज का मतलब क्या, कि बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होना, बहुत धीरे धीरे कम होना। इसका साइज मान लो ये है, इसका इतना सा है, मतलब बहुत धीरे धीरे कम होगा। इसका साइज अगर 10 है तो इसका 9.9, इसका 9.8, इसका 9.7, ऐसा बहुत धीरे धीरे कम होता है। बहुत धीरे धीरे कम क्यों होता है, क्योंकि कुछ पोर्शन जेड इफेक्टिव का सिग्मा क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। जेड इफेक्टिव का कुछ पोर्शन जो है वो सिग्मा कैंसल आउट कर देता है, इसलिए जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो इतना ज्यादा नहीं घटता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस घटता है, लेकिन इस केस में आपके लेंथेनॉइड सीरीज के केस में आपका इतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस नहीं घटता है, बहुत धीरे धीरे घटता है, बहुत धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं स्टेडीली डिक्रीज, कि बहुत धीरे धीरे घटना, बहुत धीरे धीरे घटना, और उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लेंथेनॉइड सीरीज इज नोन एज ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि बहुत धीरे धीरे साइज का कम होना, इन्हें लेंथेनॉइड सीरीज में बहुत धीरे धीरे साइज का कम होना, उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये साइज धीरे धीरे ही क्यों डिक्रीज हो रहा होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 4f ऑर्बिटल्स, क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स के आने से आपका सिग्मा इंक्रीज हो जाता है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब सिग्मा और जेड इफेक्टिव एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रही है, तो सिग्मा भी बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन कुछ जेड इफेक्टिव का पोर्शन रह जाता है जिसके कारण उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए ही और इसी को बोलते हैं कि धीरे धीरे साइज का कम होना, इसी को बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। चाहो तो लिख लो डेफिनेशन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द स्टेडली डिक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनोइड सीरीज, लिख लेना लेंथेनोइड सीरीज, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट is known as लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इज नोन एज ए लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? बहुत धीरे धीरे साइज का कम होना। जब हम लेंथेनोइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं उसी को बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं हम लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये धीरे धीरे क्यों होता है? अब्रप्टली क्यों नहीं होता है ना? अब्रप्टली नहीं होता है। अब्रप्टली का मतलब क्या कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, कि इसका ए नहीं होता कि इसका साइज बहुत ज्यादा है, इसका साइज बहुत कम हो गया। साइज में रिडक्शन बहुत ज्यादा नहीं आता है ना, साइज बहुत छोटा नहीं होता। इसका साइज अगर 10 है तो इसका 9.9 हो जाता है, बस बहुत छोटा सा चेंज आता है। ये छोटा सा चेंज क्यों आता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव जो आपका बड़ा था, जेड इफेक्टिव जो आपका बहुत इंक्रीज हुआ था, जेड इफेक्टिव में कुछ पोर्शन को सिग्मा कैंसलेट कर देता है। इस करके जेड इफेक्टिव इतना नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि सिग्मा बढ़ जाता है। सिग्मा बढ़ने से आपका जेड इफेक्टिव कुछ ना कुछ कैंसल आउट होता है। तो जेड इफेक्टिव उतना नहीं बढ़ पाता है जितना उसे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि सिग्मा उसको कुछ कैंसलेट कर देता है। इस करके जेड इफेक्टिव उतना नहीं बढ़ता है, जिसके कारण साइज उतना कम नहीं होता है, जितना होना चाहिए था। ठीक बात है, उतना कम नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। इसी के कारण हम बोलते हैं स्टेडीली डिक्रीज, की बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होना, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, अब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जिरकोनियम और हॉफियम का साइज सेम होता है। क्यों सेम होता है? ठीक है, पहली बात इसका रीजन क्या है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन तो इधर लग रही है, तो इसका इधर क्या फर्क पड़ रहा है? देखो समझो, जैसे जैसे आप जा रहे हो साइज कम होता जा रहा है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कम तो हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा डाटा वाइज बताऊं, तो इसका साइज जो होता है 183 पिकोमीटर होता है। कितना? सीरियम का साइज होता है 183 पिकोमीटर और इसका साइज होता है 173 पिकोमीटर। तो आप देख रहे हो, हम 58 से 71 पे चले गए, मतलब 14 एलिमेंट को हम कूद गए। हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स का जंप मारा, लेकिन साइज में डिफरेंस कितने का आया? सिर्फ 10 पिकोमीटर का, सिर्फ 10 पिकोमीटर का, है ना। हम 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एटम्स को कूद गए। सीरियम से लुटेशियम तक आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके लेंथेनोइड सीरीज में। तो आप क्या किया? आप सीरियम से सीधा गए, अगर 14th आपके लास्ट एटम पे, मतलब 14 एटम्स अगर आप कूद भी गए, तब भी आपके साइज में डिफरेंस कितना आया? सिर्फ 10 पिकोमीटर का। इसलिए मैंने बोला था कि बहुत कम आपका रेडियस डिक्रीज, बहुत धीरे धीरे आपका रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे को कैंसलेट कर देते हैं। तो जेड इफेक्टिव उतना नहीं बढ़ पाता जितना उसे बढ़ना चाहिए था। बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ पाता है, इस करके धीरे धीरे डिक्रीज होता है साइज। क्लियर है? अच्छा, तो अब आपका क्या होता था? 57 आया, 57 का 58 इधर आ गया, 57 का 58 इधर आ गया। अब साइज कम होता जा रहा है, 71 तक आए, साइज कम हुआ, उसका 72 पे आए, तो अब साइज और कम होगा। बोलो यार, क्योंकि बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए, ठीक है, एफ ब्लॉक एफ सब शेल आ गए। जैसे जैसे आप इधर गए, आप ऐसे गए, साइज कम होता जा रहा है, 71 पे आए, तो 72 का साइज और कम हो जाएगा। 72 का साइज कम हो जाएगा क्योंकि इसमें भी एफ ऑर्बिटल आ जाएंगे। किसमें? एफ ऑर्बिटल आ जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं जिरकोनियम की, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन की, तो टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 3d2 4s2, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन ए होगी, ठीक है। और जिरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जिरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रिप्टॉन 4d2 5s2, ये होगी जिरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहो तो चेक कर देना, है ना।
और आपकी होफियम की क्या होगी, होफनियम की क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी एक्सोनोन, एक्सोनोन इसमें आपके 4f14 5d 2 6s2, ए इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी होफनियम की, HF की। ए कॉन्फ़िगरेशन है जिरकोनियम की, ए है टाइटेनियम की, और ए है होफनियम की। तो आपको क्या दिख रहा है कि होफनियम के केस में आपके एफ सब शेल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में एफ सब शेल भी आ रहे हैं, क्योंकि आप सीरियम से आपने 57A था, 57 का 58 आया, इधर से एफ सब शेल आपके फिल होना शुरू हुए, एफ सब शेल फिल होते गए, इसमें एफ में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 3, ऐसे करते करते आपके इधर 4f14 आ गया, इधर आपने कहा 4f14 आ गया, आपने 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपका जो 71 तक हो गया, 72 वाले में क्या होगा, 4f सबशेल जो है आपका कंप्लीटली फिल्ड जरूर होगा, लेकिन वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ तो रहा है। और आपको पता है कि 4f सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, f सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ सबशेल का। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण ही अब आपका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, सिग्मा की वैल्यू कम है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या, कि सिग्मा की वैल्यू कम होना, सिग्मा की वैल्यू कम होना। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या, कि सिग्मा की वैल्यू कम हो जाना, है ना, यही होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा मतलब सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का होना मतलब सिग्मा की वैल्यू कम है। तो सिग्मा की वैल्यू कम हो गई मतलब जेड इफेक्टिव आपका बढ़ गया, जेड इफेक्टिव आपका बढ़ गया। तो इसी कारण आपका होफनियम के केस में आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। और जेड इफेक्टिव के बढ़ जाने से आपका होफियम का साइज जिरकोनियम के साइज के लगभग बराबरी आ जाता है। होना क्या चाहिए था कि होफनियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था जिरकोनियम से, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेकिन इसका साइज बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एफ सबशेल के आने के कारण पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ, जिसके कारण सिग्मा की वैल्यू कम हो गई, मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया। जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया मतलब साइज कम हो गया, और साइज कम हो गया तो इस होफियम का साइज कम हो गया, जितना होना चाहिए था उसके कंपैरेटिवली कम हो गया। तो कम हो गया तो लगभग इसके बराबर ही आ गया, लगभग इसके बराबर ही आ गया, और इसी को बोलते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि जिरकोनियम और होफनियम का साइज सेम क्यों होता है, ऑलमोस्ट सेम क्यों होता है, तो आप बोलोगे लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण। और लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए एफ ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए एफ ऑर्बिटल्स, है ना, 4f ऑर्बिटल आपके लिए बोल सकते हो, 4f ऑर्बिटल्स, है ना, 4f सबशेल बोल सकते हो, ठीक है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन था पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल रीजन था आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 4f सबशेल। इसी तरह वैसे एक एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, जो आपके नीचे एक्टोनॉइड सीरीज होती है ना, एक्टिनियम से जो शुरू होती है ना, एक्टोनॉइड सीरीज जो होती है आपकी, जो शुरू होती है ना, थोड़े पापड़ कम बिकेंगे थोरियम से, इधर से शुरू होती है ना, और लोअर इनिशियम पे खत्म होती है, लोअर इनिशियम पे खत्म होती है, ठीक है। तो ये आपकी नीचे होती है एक्टोनॉइड सीरीज। तो एक्टोनॉइड सीरीज में क्या होते हैं, एक्टोनॉइड सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन में आपके 5f सबशेल पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, जब आप एक्टोनॉइड सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें 5f सबशेल पार्टिसिपेट करता है। लैंथेनॉइड में 4f सबशेल आते हैं और एक्टिनॉइड में 5f सबशेल पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जाए देख लेना, या कहीं गूगल पे चेक कर लेना, तो आप एक्टिनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 5f सबशेल में आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं, लैंथेनॉइड में आपके 4f सबशेल में आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये दोनों आपके f ब्लॉक होते हैं। तो इसमें आपके 5f आए, अब 5f का भी आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और 5f का तो शील्डिंग इफेक्ट लेंथ आपका आपको अगर कोई पूछे कि 5f का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है कि 4f का, तो आपको क्लियरली पता है कि 4f का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसके केस में आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मतलब न्यूक्लियस के क्लोज होगा, तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगी, सिग्मा कम होगा, इस केस में सिग्मा ज्यादा होगा, तो 5f का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, है ना। 5f का शील्डिंग इफेक्ट 5f का बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, 4f का उतना पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं, वैसे तो दोनों का ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा,
वैसे तो दोनों का ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा क्योंकि दोनों ही F सब शेल है, लेकिन अगर इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूं कि 4F का ज्यादा होगा कि 5F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट 5F का ज्यादा होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस से और दूर है, ये न्यूक्लियस से और दूर है, ठीक है। तो 5F का शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा पुअर होगा। इसके कारण ये आपकी एक्टिनोइड सीरीज में जो आपकी कंट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोइड कंट्रैक्शन। एक्टिनोइड कंट्रैक्शन क्या होता है कि साइज का डिक्रीज होना जब हम एक्टिनोइड सीरीज में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, है ना, साइज का डिक्रीज होना, उसी को बोलते हैं एक्टिनोइड कंट्रैक्शन। और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 5F सबशेल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 5F सबशेल। तो एक कंक्लूजन अगर 1 मिनट में मैं बोलूं तो सीधी बात ए है कि ट्रांजिशन कंट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 3D ऑर्बिटल। लैंथेनोइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 4F सबशेल। और एक्टोनोइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 5F सबशेल। बात क्लियर है? ट्रांजिशन का 3D सबशेल, लैंथेनोइड कंट्रैक्शन का 4F सबशेल और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन का 5F सबशेल। ठीक बात है? ठीक है, तो ये बात थी। इसी के कारण आपकी जो ये आपकी 3D सीरीज होती है, ये आपकी इसको हम बोलते हैं 4D सीरीज, है ना, इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज, है ना, इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज और इसको बोलते हैं 6D सीरीज। तो इसी के कारण आपकी जो 4D सीरीज और 5D सीरीज है इसका साइज ऑलमोस्ट सेम होता जाता है सब में, है ना, ये सब में चलता है। तो आपका साइज सेम होता जाता है। तो कि जिरकोनियम का इसके साथ बराबर, इस नायोबियम का टेंटलियम के साथ बराबर, तो ऐसे चलता जाता है ना कि 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। बस इस केस को छोड़ के, पहले ग्रुप को छोड़ दूं, आगे हर जगह आपका 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज सेम होता है। उसका रीजन क्या है? लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। उसका रीजन है लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी जो थी इसके मेन इंपॉर्टेंट चीज, इस पे क्वेश्चन आ सकते थे। पहला जो हमने देखा कि जो आपकी 3D सीरीज में जो साइज का ऑर्डर था वो आपने देख लिया कि मैंगनीज तक आपका साइज छोटा होता जाता है क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है सिग्मा से। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव सिग्मा के बराबर होता है, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। और आगे आपका सिग्मा ज्यादा हो जाता है जेड इफेक्टिव से, इस कारण जिंक का साइज ज्यादा हो जाता है कॉपर से। पहला चीज हमने वो देखा। दूसरी चीज हमने देखा कि साइज ऑफ एल्यूमिनियम साइज ऑफ गैलियम से ज्यादा होता है ड्यू टू ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। ड्यू टू ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन क्या होता है, किसके कारण होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। उसके बाद हमने लास्ट में देखा लैंथेनोइड कंट्रैक्शन के कारण आपका 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। वैसे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, होफनियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था जिरकोनियम से, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। और उसका रीजन क्या है? लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। और लैंथेनोइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए 4F सबशेल। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल के कारण इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है आपका, ये आपका पूरी चीजें हैं। और अगर आप चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है, एक चीज लास्ट में और लिख सकते हो। ये सारा काम तो हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्शन की ही मैं बात करूं तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, क्योंकि उसमें 5F सबशेल आते हैं। 5F सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, है ना। 5 आपके एक्टिनोइड्स में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी क्योंकि एक्टिनोइड में 5F सबशेल पार्टिसिपेट करते हैं और 5F सबशेल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा पुअर होता है, बहुत ज्यादा पुअर, राइट। तो इसलिए जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, मतलब साइज कम और ज्यादा होगा। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, फिर लैंथेनोइड, उसके बाद ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, उसके बाद ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। एक्टिनोइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या था? 5F सबशेल के कारण, है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F सबशेल, है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग। ये तो याद रहता है लोगों को कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट इसका रीजन है, लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F सबशेल, इस केस में पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। लैंथेनोइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, और इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। ठीक है, और इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो किस में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी? तो आपको पता है कि इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा,
उसके बाद इसका, और सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होगा डी का। डी का शील्ड आपने देखा था ना, हमने देखा था कि एस है ना, एस का आपका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता था। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट चीज़ हमने यही चीज़ डिस्कस की थी। अगर आपका जो लास्ट लेक्चर आपने देखा हो तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि शील्डिंग इफेक्ट एफ का सबसे कम होता है, डी का उसके बाद। तो डी का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डी का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एफ से। तो इस करके आपका ये ऑर्डर आया कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, फिर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर आपकी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तीनों कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएं तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड फिर लास्ट में आपकी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है 5F सबशेल, तो 5F सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। उसके बाद 4F सबशेल, इसका उससे इसके कंपैरेटिवली कम होता है, इसके कारण ही एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और लास्ट में आता है आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक बात है। So that's all about atomic radius lecture। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्सट्रीम है, इतना भी नहीं कराया जाता है, मुझे भी नहीं कराया गया था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक बात है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, लेक्चर आई होप काफी लेंथी हो गया होगा हमेशा की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अगली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे हम, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड